ओके। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी, वो ये है आपके पास कि पार्ट ए। और सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये होता है कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपके पास यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना। ये ए और बी पार्ट्स हैं दोनों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पार्ट ए का सॉल्यूशन कैसे बनेगा और पार्ट बी का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सेम इसी तरह से आपके पास ये जो पार्ट सी है, ये बेसिकली आपके पास जो है वो अ, अ, क्या बोलते हैं, पार्ट बी के जो है वो उसमें से जो है वो राइट किया जाएगा। ठीक है। और किसी ने बोला कि जी रिकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की इस बार, मुझे रोज़ाना रोज़ा नहीं लगता, आजकल रोज़ा लग रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ था पर्सन। ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पार्ट बी का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो पार्ट ए के सॉल्यूशन के लिए पहले तो आप सिस्टम को इस तरह से राइट करोगे कि सिस्टम को आप जो है वो रॉ वेक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे। लेट सपोज कि जो वेक्टर वी है वी1 है वो है 1 -2 0 3। वी2 आपके पास जो वेक्टर है वो है -2 -5 -3 एंड 6। इसी तरह से 0 1 3 0। जो फोर्थ वेक्टर है वो है 2 -1 4 एंड 7। और जो फिफ्थ वेक्टर है दिस विल बी 5 -8 1 एंड 2। ओके। तो इसको आप करेंगे एशेलॉन फॉर्म में लेकर आएंगे। जो हमें करना है, इसको रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो है वो नॉन जीरो रॉज कौन कौन सी हैं। जो नॉन जीरो रॉज आपके पास होंगी, ठीक है ना। दूसरा इसके बाद क्या करना है आपको, आपको देखना है कि नॉन जीरो रॉज जो होंगी वही आपके पास इस पार्ट का सोल्यूशन है। मतलब कि वही आपके पास जो है वो इस जो है वो सब स्पेस को जो है वो बेसिस होंगी जो कि सब स्पेस को स्पैन करेंगी। ठीक है। अच्छा, 3 स्टूडेंट्स को मुझे और ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि हमें करना क्या है पार्ट ए के लिए। इस पार्ट ए के लिए आपके पास जो है वो हमें जो करना है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व के भी करते किस तरह से, अपना सॉल्यूशन हमें किस तरह से जो है वो राइट करना है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है। सर, कभी कभी हम वेक्टर्स को कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो इधर इधर हम लोग रो में क्यों लिख रहे हैं? जी, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। कभी कभी जो रॉ कॉलम, अब देखें हम यहाँ से जो रॉ वेक्टर्स में कॉलम, सॉरी हमने जो रॉ में लिखा है यहाँ पर, इससे हमें जो है वो बेसिस फाइंड आउट करनी है। जस्ट कोई भी बेसिस हो वो, ठीक है ना। वो बेसिस इन वेक्टर्स से डिफरेंट हो। आप हमेशा इस तरह से करते हैं, लेट सपोज आपको कोई 6 वेक्टर्स दे दिए। अब उन 6 वेक्टर्स में से डिसाइड करना है वेदर आपके पास जो सबस्पेस है इनमें से बेसिस वेक्टर कौन से होंगे 6 में से। तो उस टाइम पे आप कॉलम वेक्टर्स में लिखते हैं। उस वक्त आप कॉलम वेक्टर्स में लिखेंगे, जो कि इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में आप जरा गौर से देखें। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ सबसेट, फाइंड अ सबसेट ऑफ द अबव वेक्टर्स दैट स्पैन्स द सबस्पेस। ओके। मतलब कि जो ऊपर आपके पास वेक्टर्स दिए हैं वी1 से लेके वी5 तक, इनका आपको सबसेट फाइंड आउट करना है जो कि सब स्पेस को स्पैन करे। तो उस केस में पार्ट बी के लिए, हम पार्ट बी के लिए आप लिखेंगे इसको कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में। कॉलम वेक्टर्स फॉर्म में किस तरह से कि वी1 आपके पास कॉलम वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा विच इज 1 -2 0 एंड 3। और वी2 आपके पास कॉलम वेक्टर की फॉर्म में आएगा विच इज 2 -5 -3 एंड 6। और वी3 0 1 3 0। और वी4 2 -1 4 एंड 7। एंड वी5 आपके पास है 5 -8 1 एंड 2। अब इसको रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद आप इसमें पिवट कॉलम्स चेक करेंगे, जो कि हम सबको पता है यहाँ पे कि पिवट कॉलम्स का मतलब क्या होता है। पिवट कॉलम्स चेक करेंगे, तो जो पिवट कॉलम्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल वेक्टर्स होंगे ना मैट्रिक्स के, लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपने इसको रॉ एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया और पिवट कॉलम आपके पास पहला वाला बना, इसके नीचे आपके पास कुछ 0 0 0 आ गए। दूसरा वाला बना आपके पास, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ इस तरह से एलिमेंट्स आ गए। तीसरा वाला आपके पास पिवट कॉलम नहीं था, ठीक है ना, नॉन पिवट था। चौथा वाला आपके पास पिवट बना, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे इसके नीचे 0 होगा। इस तरह से पांचवा वाला आपके पास पिवट बना। तो आपके पास 1 2 3 4, ये 4 आपके पास पिवट कॉलम्स बन गए। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल वेक्टर्स होंगे, लेट सपोज इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल वेक्टर होगा फर्स्ट इनिशियल मैट्रिक्स के अंदर, वो ये वाला आपके पास कॉलम है।
इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास मैट्रिक कॉलम होगा आपके पास वो ये वाला कॉलम है, थर्ड वाले के फोर्थ वाले के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम होगा, फिफ्थ वाले के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम होगा। तो ये जो ओरिजिनल वाले जो कॉलम्स हमारे पास होंगे ये बेसिस हो जाएंगे। ये मतलब कि क्या होगा, ये होगा फाइंड द सबसेट सबसेट ऑफ द अबव वेक्टर्स। आपको इन 5 वेक्टर्स का एक सबसेट फाइंड आउट करना था जो कि सब स्पेस को स्पैन करे। तो इनमें से 5 वेक्टर्स में से जो ये 4 वेक्टर्स होंगे ये इन पांचों का सबसेट है ऑब्वियसली, और ये स्पैन भी करेगा। तो आपका ये सवाल यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ आपका ये? जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये 2 पार्ट्स इस तरह से हमें परफॉर्म करने हैं। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका लिखा था, वो जो मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग की थी उसमें सॉल्यूशन मैंने करवाए थे इसके, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो है वो हो नहीं सकी, पॉसिबल नहीं हुई। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको रॉ वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस को आइडेंटिफाई करेंगे रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद। तो हमने ये वाले रॉ ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब मैं रॉ ऑपरेशन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि रॉ ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ट्रिवियल चीज़ हो गई आप लोगों की, आप लोगों को आती होगी, और कल कल आपका जो है एग्जाम भी है तो आप लोगों ने प्रैक्टिस तो सीखी ही होगी। तो ये रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास सिस्टम जो है वो ये बन गया। फिर आपने बीच में ये वाली रॉ ऑपरेशन परफॉर्म की, कुछ करते करते आपने फिर ये रॉ ऑपरेशन कुछ परफॉर्म की। ओके, ये रॉ ऑपरेशन परफॉर्म किया आपने। फर्दर मोर आपने रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास एट दी एंड मैट्रिक्स बनाई है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस कौन कौन, नॉन जीरो रॉस कौन कौन सी है, ये वाली R1 आपके पास नॉन जीरो है, R2 नॉन जीरो है, R3 नॉन जीरो है, और R4 नॉन जीरो है। तो ये आपके पास जो है वो ये जो वेक्टर्स होंगे एज इट इज ये बेसिस होंगी, ठीक है ना। ये क्या होंगे आपके पास, ये बेसिस हो जाएंगी। लेकिन ये ओरिजिनल वेक्टर्स में से नहीं है, सिर्फ इसमें से आपके पास एक ही जो है वो शायद वेक्टर हो जो कि ओरिजिनल वेक्टर्स में से हो, तो पहला वाला। उसके अलावा देखें आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है ना। ये पार्ट ए का सोल्यूशन था। पार्ट बी के सोल्यूशन में क्या करना है जरा देखिए। पार्ट बी के सॉल्यूशन में आपने इसको पहले तो बी वन आपके पास जो दिया था उसका ट्रांसपोज, मतलब इसको आपने जो है वो कॉलम फॉर्म में लिखा, कॉलम वेक्टर्स फॉर्म में लिख लिया। कॉलम वेक्टर्स फॉर्म में लिखने के बाद जो बात हमने की थी कि आप क्या करेंगे, इनको रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद इनके पिवट कॉलम्स देखेंगे। तो आप देखें कि आपने इसको ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए तो आपको यहाँ पे 2 पिवट्स मिल गए, 2 पिवट्स मिल गए। करते करते आपके पास इस तरह से हुआ कि सिस्टम में सिर्फ जो है वो 4 पिवट कॉलम्स बन रहे थे, ठीक है। ये ये 4 से पिवट कॉलम्स बन रहे हैं। ये मैंने रॉ एशेलॉन फॉर्म रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लाने की कोशिश की। अब आपके पास पिवट कॉलम्स बन कौन-कौन से रहे हैं, V1 V2 V4 एंड V5 वाले। तो इनके जो ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो कॉलम्स होंगे वो कौन-कौन से होंगे, ऑब्वियसली V1 V2 V4 एंड V5, ठीक है। V1 V2 V4 एंड V5 ये 4 आपके पास जो है वो ओरिजिनल वेक्टर्स आपके पास होंगे। अब इन चारों को आपने यहाँ पे स्टेट कर दिया, ओके, ये स्टेट आपने यहाँ पे कर दिया। तो बेसिकली आपके पास ये सबसेट है V1 V2 V3 एंड V5 का जो कि इसको स्पैन करेगा। किसी का कोई सवाल इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलें ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे ये करना है, इसका पार्ट सी देखिएगा। पार्ट सी क्या है, एक्सप्रेस द वेक्टर्स नॉट इन द बेसिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स। मीन्स के आपके पास जो वेक्टर लीनियर जो कि आपके पास बेसिस में नहीं है, इन पांचों वेक्टर्स में से जो कि बेसिस में नहीं है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन आप उसको जो है वो लिखेंगे बाकी तमाम बेसिस वेक्टर्स के। मतलब कि आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो V3 हमारे पास ऐसा वेक्टर था जो कि बेसिस में नहीं था। तो इसका मतलब पार्ट सी के लिए हमें V3 को जो है वो इनके V1 V2 V4 एंड V5 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, दैट इज A V1 प्लस B V2 प्लस C V4 प्लस D V5। ओके, क्योंकि ये बेसिस हैं V1 V2 V4 एंड V5, ये बेसिस हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी R4 का वेक्टर होगा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में जरूर होगा। इसका मतलब जो आप ये सिस्टम बनाएंगे वो कंसिस्टेंट होगा, उसके लिए आपको A B C D ये 4 स्केलर जरूर मिलेंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो जरा आ जाए करते हैं ये वाला पार्ट।
तो अब यहाँ पे हमें करना है ये चीज़। इसी पार्ट में क्या है कि जो वेक्टर बेसिस में नहीं है उनको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें इस तरह से। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब क्या है, इसको v3 इज इक्वल्स टू ए वी वन प्लस बी वी टू प्लस सी वी फोर प्लस डी वी फाइव। तो आपने ये सिस्टम यहाँ पे जो है वो लिख लिया इस तरह से। मतलब यहाँ पे आपने जो है वो वेक्टर v1 पुट कर दिया, यहाँ वेक्टर v2 रख दिया, यहाँ आपने वेक्टर v4, यहाँ वेक्टर v5, और लेफ्ट साइड पे आपके पास वेक्टर आ गया 0 1 3 0 विच इज वेक्टर v3। अब आपके पास यहाँ से जो सिस्टम बनेगा, ये इससे आपके पास ये सिस्टम बना। इस सिस्टम को आप सॉल्व करेंगे। इस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि ये आपके पास इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है या नहीं। तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए है, ठीक है। यानी कि आपके पास ए बी सी डी की कोई ना कोई वैल्यूज एग्जिस्ट करती हों कि जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको आप बना सकें। और बाय द वे वो जो वैल्यूज होंगी, अब मैं ये सिस्टम सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बाय द वे वो जो ये वैल्यूज होंगी वो यही होंगी आपके पास कि ए आपके पास 2 होगा, बी जो है -1 होगा, सी जो है आपके पास 0 होगा, डी जो है आपके पास 0 होगा। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ए की वैल्यू जो है वो पुट कर दें 2, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें -1, सी पुट कर दें यहाँ पे 0, डी पुट कर दें यहाँ पे 0। ये आपको वैल्यूज पता कैसे चलेंगी, इस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद। इस सिस्टम में आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपके पास ये सारी वैल्यूज जो है वो निकल के आ जाएंगी, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब आप जरा देखें, आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट की, तो ए सी और डी तो 0 थे, तो लास्ट वाली दो टर्म्स आपके पास क्या हो गई, वैनिश हो गई। अब वैनिश हो गई, आपके पास सिर्फ क्या बचा रिलेशन, वो ये बचा। अब इसको चेक कर लें, क्या ये v3 के इक्वल है 2 टाइम्स v1 माइनस v2। सो 2 टाइम्स v1 इज दिस, देख सकते हैं आप लोग के सामने देखा हुआ 2 टाइम्स v1 आपके पास ये बन जाएगा, माइनस v1 आपके पास ये बन जाएगा, और जब इनको ऐड करेंगे वेक्टर्स को तो आपके पास वेक्टर क्या आ गया 0 1 3 0, और ये आपके पास बेसिकली इसके इक्वल है, ये v3 के इक्वल है। जी, एनी क्वेश्चन? सर आप क्या पार्ट ए वापस से समझा सकते हैं, मतलब कंसेप्चुअली? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो यार आप, क्या मैं बोल रहे कह रहा हूँ कि आप पार्ट ए वापस से समझा सकते हैं, हो पार्ट अगर ए? समझ तरीके से। जी, मैं पार्ट ए आपको बता देता हूँ। देखो भाई, पार्ट ए में आपको करना क्या है, असल में पार्ट ए और पार्ट बी का ट्रैक रखना जो है वो इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। पार्ट ए में आपको जस्ट बेसिस फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। फाइंड द बेसिस फॉर द सोल्यूशन स्पैन्ड बाय द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो इन वेक्टर्स से आपके पास v1 से v5 तक की आपके पास जो एक ये 5 वेक्टर्स हैं, और इनसे आपके पास एक जो है वो आपने सब स्पेस स्पैन किया, R4 किया, जो भी आपके पास आपने जो है वो एक स्पैन किया। स्पैन करके आपके पास एक, आपके पास हमेशा जो कुछ वेक्टर्स होते हैं उनका जो स्पैन होता है वो हमेशा आपके पास वेक्टर स्पेस होता है, ये बात हमें पता है, ये थ्योरम था प्रूवन, एक रिजल्ट था। तो हमें जो है वो उसकी बेसिस फाइंड आउट करनी है। तो बेसिस फाइंड आउट करने का तरीका आपके पास सिंपल ये है, आप क्या करेंगे, आप जो है वो इनको रॉ वेक्टर्स में लिखने के बाद वेक्टर्स को इसको रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपने इसको रॉ वेक्टर्स में लिख लिया, पार्ट ए का सॉल्यूशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इनको रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद आपने जो है वो सॉल्व करते करते एंड में बस देखना है कि नंबर नॉन जीरो रॉज कौन सी हैं। जो नॉन जीरो रॉज होंगी वही आपके पास बेसिस हो जाएगी, ठीक है। एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद जो नॉन जीरो रॉज होंगी वही आपके पास क्या हो जाएंगी, बेसिस हो जाएंगी। ये आपके पास सोल्यूशन है। इसका मतलब आपके पास जो बेसिस होंगी वो ये वाले वेक्टर्स होंगे, R1 R2 R3 R4 जो लिखे हुए हैं ड्रॉ वेक्टर्स फॉर्म में, इसी तरह से बेसिस हो जाएंगे। तो पार्ट ए में सिर्फ यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, हमारा दूसरा जो आज का काम था वो था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास जो है वो आ, क्या, हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास होती क्या है। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा आइडिया, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस W पर, ठीक है। उस फंक्शन को आप जो है वो बोल रहे हैं कि फंक्शन पर लेट्स सपोज कोई T फंक्शन है आपके पास, ये जो आपके पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, V से W पे आपके पास जो है वो एक मैप है, ठीक है। अब हमें ये करना क्या है, यहाँ पे अगर ये फंक्शन दो एडिशनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी, इफ, मैं सीक्रेट मार्कर जो यूज करूँ, इफ
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी टी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी। कि जब भी आप कोई दो वेक्टर्स लें यहाँ से, ठीक है ना, मतलब कि आपके पास एक वेक्टर ए यहाँ पे पड़ा हुआ है डब्ल्यू में, सॉरी वी में, और वेक्टर बी आपके पास जो है यहीं पे पड़ा हुआ है आपके पास, इस वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट्स आपके पास है, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई की, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, टी ऑफ ए, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टी ऑफ टी, ठीक है। जब इनके सम पे अप्लाई करेंगे आप, इनके सम पे जब अप्लाई करेंगे ए प्लस बी, ऑब्वियसली एक वेक्टर स्पेस है तो क्लोज अंडर एडिशन होगा, तो जब इनके सम पे अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी ऑफ ए प्लस बी, ओके। और ये जो टी ऑफ ए प्लस बी होगा ये बेसिकली इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और ये जो आपके पास जो चीज ये तीनों आपके पास ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये इस तरह से होगा, टी ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी। तो मीन्स कि जब यहाँ पे आप सम पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी आपके पास जो है वो इस तरह से ये चीज़ होल्ड करेगी। अप्लाई करने के बाद वो इसके इक्वल होगा कि आप अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो एलिमेंट्स पे तो ऐड कर लो उनको, या फिर ऐड करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो तो सेम ही बात है। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज कि जब भी आप दो एलिमेंट्स स्केलर टाइम्स स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट दिस शुड बी इक्वल टू स्केलर टाइम्स द ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू द एलिमेंट ये वेक्टर, ठीक है। Excuse me. इस तरह से ये चीज़ होल्ड करेगी अगर ये दोनों चीज़ें होल्ड करती हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे लैम्डा आपके पास कोई स्केलर है फील्ड से, फील्ड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है लेकिन आपके केस में यहाँ पे जो है सिर्फ रियल नंबर्स को फॉलो किए जा रहे हैं, रियल वेक्टर स्पेसेस आपने देखे सिर्फ, तो इस तरह से होगा। तो उस केस में हम बोलते हैं कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ऐसी करेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी, और एक यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसी कि जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगी। दैट मीन्स के आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड अगर ना करें इन दोनों में से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये प्रॉपर्टी ड्रॉप हो जाए फर्स्ट वाली या फिर सेकंड वाली, दोनों में से कोई एक, तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। ठीक हो गया। अब जरा आगे देखें, तो ये कुछ मासूम से क्वेश्चन से आप लोगों की एक्सरसाइज के कि इसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है फ्रॉम R2 टू R3, वेक्टर स्पेस V आपके पास R2 है, वेक्टर स्पेस W आपके पास R3 है, और जो R2 से R3 आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से है कि जब भी आप R2 के वेक्टर पे अप्लाई करोगे तो आपको R3 का वेक्टर मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। R2 का आपके पास वेक्टर क्या है, x1 x2 दो कंपोनेंट्स होते हैं, इन पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी तो आपको कंपोनेंट्स कितने मिलेंगे, 3, ठीक है। तो ये तो हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को शो करना है कि वेदर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो है वो हमें ये दो प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, इसका मतलब दिस वन एंड दिस वन, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए मुझे करना क्या है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कि आप दो एलिमेंट्स लें वेक्टर स्पेस V से, तो यहाँ वेक्टर स्पेस V आपके पास R2 है, तो R2 के दो एलिमेंट्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे कि यहाँ पे आपने दो एलिमेंट्स लिए R2 के विच इज x1 एंड A एंड B, और A के कंपोनेंट्स x1 x2 हैं, B के कंपोनेंट x1 डैश और x2 डैश मैंने यहाँ पे रखे डिफरेंशिएट करने के लिए। आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हो उनके कंपोनेंट्स, लेट्स सपोज आप जो है वो A के कंपोनेंट्स A1 A2 रख लेते, B के कंपोनेंट्स B1 B2 रख लेते, इसमें कोई इतना मसला नहीं, लेकिन वो कंपोनेंट्स R2 के ही, वो वेक्टर्स R2 के ही होने चाहिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास R2 से R3 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनके सम पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। हमें क्या बोलता है आपके पास ये डेफिनेशन कि आप ट्रांसफॉर्मेशन सम पे अप्लाई करेंगे तो जरा देखें आपके पास वो बराबर है या नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अप्लाई करने के बाद उनको सम करें। तो आपने a प्लस बी पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो आपने a प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट किया, a प्लस बी वेक्टर बन गया आपके पास। और जब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है आपके पास कि फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट आपके पास जो कंपोनेंट होगा वो कैसे बनेगा, 3 टाइम्स द 3 टाइम्स x1 माइनस 2 टाइम्स x2, दैट मीन्स के 3 टाइम्स आपको फर्स्ट कंपोनेंट का करना है माइनस 2 टाइम्स आपको सेकंड कंपोनेंट का करना है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास है x1 प्लस x1 डैश, और सेकंड कंपोनेंट आपके पास क्या है x2 प्लस x2 डैश। इन दोनों को आप क्या करेंगे, इस तरह से जो है वो लिख देंगे 3 टाइम्स द फर्स्ट कंपोनेंट माइनस 2 टाइम्स द सेकंड कंपोनेंट। ओके, ये बात समझ में आ गई कैसे हमने किया इसके अंदर। देन फिर जो उसका सेकंड कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलती है,
ट्रांसफॉर्मेशन बोलती है कि आपके पास सेकंड कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज आ जाएगा, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ हो उसी को आप यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली जाके लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, वो है x1 प्लस x1 डैश, तो यहाँ पे आपने एज इट इज लिख दिया x1 प्लस x1 डैश। ओके, सेम आपके पास थर्ड कंपोनेंट क्या है, x2 माइनस x1, मतलब सेकंड कंपोनेंट में तो फर्स्ट कंपोनेंट माइनस कर देंगे, तो सेकंड कंपोनेंट इज x2 प्लस x2 डैश दिस वन माइनस दिस x1 प्लस x1 डैश। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद अब इनको जो है वो दो वेक्टर्स में जो है वो डिफरेंट करके लिख सकते हैं, ये 3x1 और माइनस 2x2, और यहाँ से सिर्फ x1 और x2 माइनस x1, आपने इस तरह से सेपरेट कर लिया, और यहाँ से 3x1 डैश माइनस 2x2 डैश और x1 डैश, लास्ट कंपोनेंट शुड बी x2 डैश माइनस x1 डैश। तो ये जो आपके पास कंपोनेंट है पूरा, ये क्या होगा, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन ए होगा, ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास पूरा होगा ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन वेक्टर बी। ओके, तो ये चीज़ आपके पास होल्ड करती है। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जब आप ए पे अप्लाई करेंगे, या पहले बी पे अप्लाई करके देखें, ए पे जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास ए आपके पास क्या वेक्टर था, टी ऑफ x1 x2 ये था, और बी आपके पास क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन x1 डैश एंड x2 डैश, ये है। तो जब ए पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन गया, तो दिस इज नथिंग बट टी ऑफ ए, ये आपके पास जो था बिल्कुल सिर्फ टी ऑफ ए के इक्वल है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन वेक्टर ए, और टी ऑफ बी आपके पास किसके इक्वल होगा, कि ये आपके पास इक्वल होगा 3x1 डैश माइनस 2x2 डैश, और यहाँ पे x1 डैश एज इट इज, एंड द थर्ड कंपोनेंट शुड बी x2 डैश माइनस x1 डैश, दिस इज टी ऑफ बी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप जो है वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए पे अप्लाई करें। तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए पे अप्लाई करने का मतलब ये है कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए आपने जो है वो पहले फाइंड आउट किया, विच इज लैम्डा टाइम्स x1 इज दिस, और फिर आपने यहाँ पे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की उसके बाद। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने इस पर अप्लाई की तो ये इस तरह से लिखा जाएगा एज इट इज, जैसे डेफिनेशन आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की है। उसके बाद लैम्डा यहाँ से आपने कॉमन लिया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लैम्डा टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन वेक्टर ए। ओके, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इंडीड लीनियर, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। अब इस तरह से क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी तो ऐसा लग रहा है कि हमेशा होल्ड करेगी, नहीं हमेशा होल्ड नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं हो, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है, तो आप कैसे पहचान सकते हैं उसको, आप ऐसे पहचान सकते हैं कि भाई आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आपके पास स्क्वायर अपीयर हो रहा होगा जब डिफाइन हुई होगी तो, या फिर आपके पास उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मॉडुलस का साइन आ रहा होगा, तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास लीनियर नहीं होती। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका 4 के अंदर क्या है कि आपके पास इन्होंने गिवन किया है, किसी ने पूछा है शायद, सलमान भाई, हमें हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी डिफाइंड, फिर हमें उसको टेस्ट करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जी इस टाइप के हो सकते हैं। आपको ट्रांसफॉर्मेशन जब भी गिवन होती है तो उससे रिलेटेड आपके पास फिर आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, वेदर आप रैंक और नलिटी फाइंड आउट करो ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि अगला पार्ट है हमें करना है अभी, या फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन को शो करो कि वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट। ओके, तो ओके ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगी जब भी ओके होगी ना, क्योंकि डिफाइन करने के बाद ही उस ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर सकते हैं कि वेदर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपको, या फिर चेक करना है कि वो लीनियर है या नहीं, या तो उसका रैंक और नलिटी आपको फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन ठीक का। है। और इसकी बेसिकली वो सबस्पेस की दो प्रॉपर्टीज हैं इसमें, लैम्डा वाली और क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज नो, अंडर दिस एडिशन। इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सबस्पेस। वो हम्म। तो सबस्पेस की प्रॉपर्टीज आपके पास डिफरेंट होती है कि वो आप किसी सबसेट के लिए चेक करते हो कि वेदर वो ओके दो प्रॉपर्टी, ये तो वेक्टर स्पेस है इटसेल्फ ना, ये तो ओके पूरे वेक्टर स्पेस से बात हो रही है। वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब ये कि ये प्रॉपर्टीज इसमें बाय डिफॉल्ट होल्ड करेंगी, लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सम पे अप्लाई करें जब आप दो वेक्टर्स के, ओके, और जब ओके आप इंडिविजुअली अप्लाई करें और उन दोनों को ऐड करें तो वो सेम ही हो, या तो ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करें स्केलर टाइम्स किसी वेक्टर पे तो वो इक्वल हो स्केलर टाइम्स द ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन अ वेक्टर। ओके ओके, ये इस तरह से। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है, पहले तो यहाँ पे आपके पास टाइपो है, इसको आप करेक्ट कर लें कि ये R2 R3 से R3 है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास ये आपको जो आउटपुट कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो R3 से R3 पे आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो
इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो आप चेक करें कि वेदर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट। तो मेरा क्लेम ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। ओके, हमें ये बात पता है। जरा उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचें या इंट्यूशनली सोचें अगर आप इसको, कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे किसी वेक्टर पे, लेट सपोज इस तरह की फॉर्म आपके पास बन सकती है, ये एक्स स्क्वायर है। जब यहाँ पे आप सम ऑफ टू वेक्टर्स रखेंगे तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा कि एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर, या एक्स वन प्लस एक्स वन डैश का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास कभी भी इक्वल होगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन डैश स्क्वायर? नहीं, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? कुछ नंबर्स यहाँ पे यानी कि ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि जिसके लिए केस होल्ड नहीं करेगा। लेट सपोज आप यहाँ पे ले लेते हैं 1 एंड 4। 1 एंड 4 के लिए होल्ड करता है? 1 और 4 के लिए तो होल्ड करेगा शायद नहीं। 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, और नहीं होल्ड नहीं करेगा। 16 और 17 हो जाएगा। ये 25 इज नॉट इक्वल टू 17। तो हमें यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल देनी पड़ेगी इस केस के अंदर हुई कि कोई प्रॉपर्टी आपको दिखाना पड़ेगा कि एक प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। तो इसका सॉल्यूशन देखें जरा। ये ट्रांसफॉर्मेशन थी R2 से R3, सॉरी R3 से R3, और इसमें आपके पास मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक की, सिर्फ ये समझाने के लिए की थी कि आपके पास ये जो फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास बन रहा है, लेट्स से यहाँ पे दो वेक्टर्स आपने लिए ए एंड बी, एक्स वाई जी, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। ए प्लस बी आपके पास ये वेक्टर बन गया। ए प्लस बी पे जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जो कि गिवन थी इस तरह से, ये फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे है एक्स प्लस एक्स नॉट, उसका स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड कंपोनेंट आपके पास क्या है? सेकंड कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे ये है कि आपने जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट माइनस द फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट विच इज एक्स नॉट, एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। इस तरह से आपने सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट आपने यहाँ पे इस तरह से स्टेट कर दिया, तीनों का सम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, विच इज फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपोनेंट को सम कर देंगे आप। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों पे डिफरेंट अलग अलग करके अप्लाई करें, विच इज दिस वन, वेक्टर ए पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? बन जाएगा आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट एक्स स्क्वायर। ओके, सेकंड कंपोनेंट आपके पास क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई। थर्ड कंपोनेंट के पास क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास बी पे अप्लाई करेंगे वेक्टर पे, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट माइनस वाई नॉट एंड एक्स नॉट माइनस प्लस वाई नॉट प्लस जेड नॉट। ये आपके दो वेक्टर्स बन गए। लेकिन आप जरा गौर से देखें, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी, ये आपके पास किसके इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। तो फर्स्ट कंपोनेंट से आपके पास यहाँ पे जो है गड़बड़ स्टार्ट होगी। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? दो नंबर्स के सम का होल स्क्वायर। और यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास क्या बन रहा है कि दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं होते। तो मुझे यहाँ पे ये पता लग गया कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड जनरली नहीं करेगी, तो आप उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट की थी वो ये थी कि वेक्टर ए 2 1 1, वेक्टर भी मैंने लिए 3 0 1। अब ये दोनों वेक्टर्स मैंने ले लिए, इन दोनों वेक्टर्स का मैंने सब किया, तो आपके पास वेक्टर मुझे ये मिल गया 5 1 एंड 2। अब 5 1 एंड 2 पे जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि नहीं है लीनियर, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन, उसको लीनियर बोलना ठीक नहीं क्योंकि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें क्या है कि आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, बोल रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे ऐसे। सेकंड कंपोनेंट आपके पास क्या है कि फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट का डिफरेंस, विच इज 5 1, यहाँ पे आ गया 4। थर्ड कंपोनेंट आपके पास क्या है कि तीनों का सम 2 5 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 8, राइट। अब इनको आपने जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो आपके पास ये कंपोनेंट बने 25 4 एंड 8। अब आपने टी ऑफ ए पे अलग से अप्लाई की, टी ऑफ बी पे अलग से अप्लाई की, ये बन गया 4 1 4, ये बन गया 9 3 4। टी वन ए आपके पास ये, बी आपके पास ये एलिमेंट, तो ये आपके पास क्या आ गया 13 4 एंड 8। अब जरा गौर से देखें, ये दोनों वेक्टर्स कहीं से भी सेम नहीं है। 25 4 एंड 8 is not same as 13 4 and 8। दैट मीन्स कि ये कुछ एलिमेंट्स के लिए लीनियर, ये आपके पास लीनियर नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि ये ओवरऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जी, ये बात समझ में आ गई आपको कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? कैसे आपके पास जो आइडेंटिफाई किया आपने?
सर हम लोग डायरेक्ट बस काउंटर एग्जाम्पल नहीं दे सकते? जी डायरेक्ट काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करती है। अदरवाइज तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, अब स्क्वायर जहाँ पे भी आपके पास इन्वॉल्व होगा उसमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अमूमन होल्ड नहीं करती, ठीक है ना, मोस्टली, जहाँ पे आपके पास किसी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई स्क्वायर टर्म आ जाए। सेकंड वाली प्रॉपर्टी आपके पास कब होल्ड नहीं करेगी, जब आपके पास कोई मॉडुलस आ जाए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ कि आई हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम t is from R2 to R3 and transformation is defined like this। x y जो वेक्टर पे अप्लाई होगा तो दिस विल बी x1 plus x2 comma 0 and the third will be c times x1। तो थर्ड सॉरी c times x1 मैंने क्या लिख दिया, मॉडुलस ऑफ x1। अब देखिए आपके पास ये जो मॉडुलस है थर्ड, इसमें ये भी आपके पास गड़बड़ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी लीनियर नहीं होगी। फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास क्या है, तो मैं बड़ी मिस्टेक्स करता हूँ यार इस मामले में। ये एक्स और वाई मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा कुछ और यार। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई कॉमा 0 एंड कॉमा मॉडुलस ऑफ एक्स। या तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी लीनियर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस आपके पास आ रहा है और इसमें प्रॉपर्टीज जो होल्ड नहीं करेगी वो ये वाली होल्ड नहीं करेगी। T applied on C, let's suppose vector A is not equals to C transformation applied on vector A, because अगर आप C को ले लें कोई नेगेटिव नंबर, C आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो जाए, ओके, अब C आपके पास अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उस केस में आपको पता है कि ये इस तरह से हो जाएगा C टाइम्स लेट्स सपोज 2, C नेगेटिव नंबर फिक्स कर लें विच इज 4 -4 टाइम्स 2 मॉडुलस के अंदर जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 8। लेकिन ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन सी ए पे। इसका आपके पास एक थर्ड वाला कंपोनेंट जो होगा वो इस तरह से एक्ट करेगा। मैं सिर्फ आखिरी वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और जो उसके जो आपके पास ये वाली कंडीशन होगी, ये क्या होगी आपके पास, किसी -4 है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन ए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ए पे अप्लाइड होगी तो ए आपके पास एलिमेंट 2 है ना, दिस विल बी -4 टाइम्स 2, सो दिस इज -8। तो इसमें ये वाला मसला आता है। ये वाला मसला आपके पास जब आएगा तो ये मॉडुलस वाली जब कंडीशन आपके पास होगी तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करेगी। ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि होता ये है, जब आप काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हो तो इस तरह से देख के करनी होती है कि आपके पास आपको सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो नहीं, जो है वो बतानी कि भाई होल्ड करती है या फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं बतानी कि होल्ड करती है। तो स्क्वायर वाले केस में फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो अमूमन होल्ड नहीं करती और मॉडुलस वाले केस में ये वाली 100% गारंटी है होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती अगर आपको इस प्रैक्टिस जो है वो इस तरह से हो कि आपको पता हो कि आप कौन सी वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी डायरेक्टली। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रैंक और नलिटी फाइंड आउट करना किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके लिए आपको यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। तो ये मैंने जो आइडिया दिया था मैं पहले इसको इरेज कर दूँ, फिर मैं इसको दोबारा से लिखना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें लेकिन इसमें जो है वो है ज़्यादा। हाँ, अच्छा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपके पास जब भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है ना, लेट्स सपोज p ऑफ x आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेदर आपके पास p इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस v टू w, कोई आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आंख बंद करके लीनियर है, यहाँ पे मैंने बोला हुआ कि दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, p इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब p आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपके पास एक इक्विवेलेंट जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना। वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो आगे की बात है, लेकिन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट होती है तो उसका मतलब क्या होता है इस चीज़ का मतलब ये होता है भाई कि आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल R2 से R4, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास R2 से R4 है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करती क्या है भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये करती है कि जब भी आप इसको R2 के वेक्टर पे अप्लाई करोगे
तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, R4 का वेक्टर मिलेगा। ओके, इस तरह ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि आप जब भी R2 के वेक्टर पे अप्लाई करोगे आपको R4 का वेक्टर मिलेगा। तो जो ये मैट्रिक्स होगा ना आपके पास, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स होगा वो भी यही काम कर रहा होता है दरअसल। वो क्या काम करेगा, वो भी यही काम करेगा। जब आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे R2 के वेक्टर से तो आपको R4 का वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आपके पास कि मैट्रिक्स की इस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्विवेलेंट जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो क्या होगी, वो वही इस तरह से होगी कि जब भी आप ए को, लेट्स सपोज ए इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसफॉर्मेशन, या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है आपके पास किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की है, इस वाले की ये कि आपके पास, और इसको आप जब अप्लाई करेंगे किसी वेक्टर एक्स पे तो आपको आउटपुट मिलेगा लेट्स सपोज कोई वाई। ठीक है, अब एक्स पे अप्लाई किया आपको आउटपुट मिला वाई, तो ये जो एक्स है आपके पास दरअसल ये x1 xy होगा। ओके, और आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको जो है वो R4 का कोई वेक्टर, लेट्स सपोज ए बी सी एन डी। और जिस तरह से जिस वेक्टर पे अप्लाई करने पे ये आउटपुट दे रहा होगा, सेम वो मैट्रिक्स भी आपके पास उस वेक्टर पे अप्लाई करने पे वही आउटपुट देगा। जैसे कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कि 10 पे अगर आप अप्लाई करेंगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगा आउटपुट, आपको आउटपुट मिल जाएगा भाई कि 1 -1 0 0, ऐसे ही है। तो ये आपके पास जब मैट्रिक्स ए अप्लाई होगा इस वेक्टर पे तब भी आपको आउटपुट वही मिलेगा 1 -1 0 0। तो हम क्या करते हैं, असल में हमें सारी जो है वो मैट्रिसेस की जो है वो हमें अलजबरा आती है। तो मैट्रिक्स अलजबरा आपके पास जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। तो हम जो है वो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं उसकी मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, और उसके बाद उसकी सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूट करके बता देते हैं कि भाई ये इस तरह से हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो इस पे काम बहुत ज़्यादा हुआ है मैट्रिक्स अलजबरा पे, तो उसमें करना जो है वो डील आसान होता है। तो बात समझ में आ गई कि वो किस तरह से होता है। अब यहाँ पे मैं एक और एडवांटेज बता देता हूँ आप लोगों को कि आपने जो है वो कर्नल का सुना होगा, कर्नल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल आपके पास क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आपके पास वो सारे वेक्टर्स वेक्टर स्पेस के, ठीक है ना, सच दैट कि जो कि आपके पास मैप करें नल वेक्टर पे। ठीक है ना, नल वेक्टर में मैप करें मतलब कि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस W पर, तो जितने भी आपके पास यहाँ पे अब ये वेक्टर स्पेस है तो इसमें कोई नल वेक्टर होगा, कोई जीरो वेक्टर आपके पास होगा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास कोई आपके पास स्पेसिफिक सबसेट हो सकता है जो कि इस नल वेक्टर पे क्या कर रहा होगा, मैप कर रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ टी, वो सारे वेक्टर्स वेक्टर स्पेस V के जो कि वेक्टर स्पेस W के जीरो वेक्टर पे मैप कर रहे हैं थ्रू द मैप T। सही, तो आपने क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो आपको अगर कर्नल फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई AX इज इक्वल टू 0 वाला सिस्टम आप सॉल्व करते हैं। तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा इस होमोजेनियस सिस्टम का, वही आपके पास कर्नल होगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। कैसा, मतलब जो होमोजेनियस सिस्टम का आप सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, आपने होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व किया काफी मरतबा, जो भी इस होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो आपके पास कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब बनाते किस तरह से हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि आप इसको जो है बनाएंगे किस तरह से। तो लेट्स सपोज आपके पास कुछ इस तरह से है कि मैं इसको इरेज कर दूँ तो बेहतर है। कि आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनाओगे भाई, कि आपको वेक्टर स्पेस V की बेसिस पता है, लेट्स से हमें पता होनी चाहिए पहले बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। वेक्टर स्पेस V की बेसिस, या बेसिस नहीं स्टैंडर्ड बेसिस, उससे काम आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड बेसिस या कैनोनिकल बेसिस भी इसको बोलते हैं कई जगह पर। तो आप करेंगे क्या, लेट्स सपोज आपके पास V की जो बेसिस हैं वो है E1 E2 E3 E4 एंड लेट्स इसकी डायमेंशन n है, तो En तक आपके पास जो है वो इसकी बेसिस n बेसिस होंगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा,
करना क्या है आपको यहाँ पे, आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो इन बेसिस पे, E1 पे अप्लाई करो, फिर E2 पे, जो भी गिवन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आप E3 पे एंड सो ऑन ट्रांसफॉर्मेशन EN पे, और इनको कॉलम फॉर्म में एक जो है वो मैट्रिक्स में लिख दो आप। तो ये आपके पास मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी किसी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सही है भाई, करते किस तरह से जरा देखिए। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो किया हुआ है वो ये वाला क्वेश्चन है, मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, रैंक और नलिटी फाइंड आउट करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो रैंक और नलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और बाय द वे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास जो है वो R2 से R2 है, यहाँ पे टाइप हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इनपुट जो है वो R2 का वेक्टर है, तो आउटपुट भी आपके पास R2 का वेक्टर ही आ रहा है। और इस टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो फ्रॉम वेक्टर स्पेस V से V पे आपके पास हो, तो हमेशा आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि डायमेंशन उसकी सेम होगी। डायमेंशन किस तरह से बनेगी आपके पास, अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास R2 से R3 है लेट्स सपोज, तो मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 3 टाइम्स 2, ओके। तो जो आपके पास आउटपुट वेक्टर है उसकी डायमेंशन, आउटपुट आपके पास जो सॉरी जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन टाइम्स द इनपुट वाला वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन, ये आपके पास वेक्टर जो ए की डायमेंशन बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि R4 से R2 आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस केस में मैट्रिक्स जो होगा वो 2x4 का बनेगा, ठीक है। तो ये आप इससे चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो मैट्रिक्स बनाया है उसकी डायमेंशन ठीक है, मसला तो नहीं है उसके अंदर। इस तरह से देख के डायमेंशन देखिए। बाय द वे इसमें आपके पास जो डायमेंशन होगी वो होगी 2x2 सिंपली। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अब हमें इसकी जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी है, और फिर हमें उसकी जो है वो रैंक और नलिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे जरा देखें। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक्स वाई अप्लाइड ऑन 3x माइनस 5y एंड 2x प्लस वाई, इस तरह से दी हुई है। तो हमें पता है कि R2 की कैनोनिकल बेसिस क्या होती है, E1 एंड E2, विच इज E1 आपके पास क्या होगा 1 0, E2 आपके पास क्या होगा 0 1, ये R2 की स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है। तो T आपके पास जब अप्लाई करोगे आप 1 0 पे, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3, 2, और जब T आपके पास अप्लाई होगा 0 1 पे E2 पे, तो दिस शुड बी -5 एंड 1। अब इनको आप कॉलम फॉर्म में लिखते हैं 3 एंड 2 -5 एंड 1, तो देखिए मैट्रिक्स आपके पास 2 क्रॉस 2 का बना, ओके, दिस 2 क्रॉस दिस 2, तो ये आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपके पास होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको रैंक फाइंड आउट करना है, तो जिस मैट्रिक्स का रैंक होगा बेसिकली आपके पास उस ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक भी यही होगा। आज सब खामोश बैठे हैं, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, सबकी तबीयत खराब है नहीं रहा। तो जो रैंक आपके पास होगा वो क्या होगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जो भी इस मैट्रिक्स का रैंक होगा वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, ठीक है ना। रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा आपके पास, किसी को पता है? 2 डायरेक्ट कैसे पता लगा आपको 2? बिकॉज रैंक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो नहीं तो 2 पिवट कॉलम बन नहीं जाएंगे। तो जरूरी तो नहीं है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 2 ही हो। रैंक के लिए तो हम हमेशा रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज गुड, becomes the rank of बिल्कुल the एक ही matrix. तरह से होता है। तो
आपको यहाँ पे करना वही है कि आप इसको रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाओगे। रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद आप देखोगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस कितनी है। हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस, उसके बाद आप देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस जो होंगी वही आपके पास मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? आफ्टर रॉ एशेलॉन फॉर्म नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस। ओके, ये आपके पास रैंक है। और हमेशा यही नहीं होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जो है वो वही होगा। लेट्स सपोज 2 क्रॉस 2 वैसे रैंक 2 होगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको सलमान एग्जांपल, भाई, नंबर ऑफ पिवट्स नहीं होता, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस मामू। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे आप? R1 को डिवाइड कर दोगे 3 से, सो दिस इज 1 माइनस 5/3 2 एंड 1। अब जैसे आप इसको जो है वो इस पे एक और ऑपरेशन अप्लाई कर दो, और 2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 2 टाइम्स R1, तो क्या बन जाएगा आपके पास? वही है, ये बन जाएगा कुछ 1 माइनस 5/3, दिस इज 0, so 2 times this will be minus 10/3 plus 10/3। जब 1 में ऐड करेंगे तो 1 plus 10/3 will be 4, 3 plus 13 by, नहीं मैं सही कर रहा हूँ, नहीं क्या गलत कर रहा हूँ, 3 तो 13/10, 13/10 यार, 13/3, -10/3 नहीं होगा? ये -5/3 है ना, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो जाएगा। अच्छा हाँ। +10/3 ऐड करेंगे 1 में, आपको भी रोजा लग रहा है मेरी तरह, तो ये +13/3 आपके पास ये हो जाएगा। तो ये आपके पास रॉ एशेलॉन फॉर्म में आ गया है मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस आपके पास 2 है, तो रैंक आपके पास क्या हो जाएगा? 2। नलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसी इसी सिस्टम को उठा के डायरेक्टली आप इसके साथ यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड पे ये वेक्टर अटैच कर दें 0 0। मतलब नलिटी क्या होती है? ax इज इक्वल टू 0 वाला जो सिस्टम है उसमें फ्री वेरिएबल्स, उसमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, अब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल सिस्टम में कितने हैं? नथिंग, 0, तो नलिटी आपके पास क्या हो जाएगी? 0। नलिटी बेसिकली आपके पास ये भी होती है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, और डायमेंशन ऑफ कर्नल, कर्नल की डायमेंशन, ये सारी आपके पास एक ही चीज़ है, वो भी 0 है। कभी मौका मिला तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये अब ये एक दूसरे इंटरकनेक्ट कैसे हैं। ये मैंने ऊपर कोशिश की थी बताने की कि नल स्पेस बेसिकली आपके पास जो होती है मैट्रिक्स की, या जो ए एक्स देखो जो 0 का जो सॉल्यूशन होता है वो उसको नल स्पेस बोलते हैं। और हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स की, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है वो इक्विवेलेंट है, तो आपके पास जो नल स्पेस होगी वही आपके पास कर्नल होगा, और जो डायमेंशन ऑफ कर्नल होगी वही आपके पास डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होगी। जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है उसको नलिटी भी बोलते हैं। तो काफ़ी जो है वो मिक्सअप जो है वो कहानी है। ये हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब जरा क्वेश्चन यहाँ पे कोई एक तगड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मेरी जान छोड़ दें आप लोग। फिर नॉलेज को हम लोग नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। नहीं नहीं, डिफाइन इस तरह से नहीं होती है ना। नलिटी आपके पास फ्री वेरिएबल्स जो वो नलिटी जो होती है ना बेसिकली नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स नहीं होते। नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स तो फ्री नहीं होंगे ना वेरिएबल्स। मैं पर आपको बता जैसे मैं नंबर आपको ऑफ एक मैं पिवट, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप टेंशन लीजिए। मैं यहाँ पे एक सिस्टम बना रहा हूँ जो कि रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म के अंदर नजर आएगा।
और क्या करना चाहिए मुझे? जी, इस सिस्टम में ज़रा मुझे बताएँ कि पिवट कॉलम्स कौन-कौन से हैं? मैडम? सिर्फ फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम नहीं है, फोर्थ कॉलम है, हैं? फिफ्थ कॉलम थर्ड कॉलम क्यों नहीं है? तो ये थर्ड थर्ड कॉलम है भाई और फिफ्थ कॉलम क्या है? लीडिंग वेरिएबल। अब इस वन को यहाँ पे ये क्यों नहीं है? हाँ तो सर थर्ड कॉलम तो फ्री वेरिएबल है ना, पिवट नहीं है, थर्ड मतलब नहीं है, फोर्थ तो है। जी फोर्थ है आप और फिफ्थ। सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन ये तो मुझे पता है। हाँ, तो ये पिवट कॉलम्स हैं, तो ये क्या हैं? पिवट कॉलम्स है ना। हाँ ना, तो इस पिवट कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? x1, लेट्स सपोज ये x2 का था, ये x3 था, ये x4 था, ये x5 था, ये x6 का था, राइट? तो x1, x2, x4 और x6 ये क्या है? इंडिपेंडेंट। ये रिप्रेजेंट करेंगे ना बेसिक वेरिएबल को। हम्म और दूसरी चीज आपने जो बोली कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे ये। हम्म गुड। तो आपने जो पीछे क्वेश्चन पूछा था वो क्या था? कि जो ये पिवट कॉलम्स होंगे, जो कॉल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, वो आपके पास नलिटी होगी। नहीं, नंबर फ्री वेरिएबल्स ना लेती आप कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने तो ये बोला नहीं। ना नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स जो है वो। जी अच्छा, अब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आपके पास नलिटी है, तो ये फ्री वेरिएबल आपके पास ये वाला होगा ना, इसको मैं जी। सिर्फ डॉट बना और ये फ्री वेरिएबल होगा। हम्म तो दो फ्री वेरिएबल है, तो इस सिस्टम की नलिटी आपके पास क्या है? 2। गुड। थैंक यू सर। ओके, तो ये इसकी नलिटी है, ठीक है। और नल स्पेस क्या होगी इसकी? नल स्पेस इस सिस्टम का सॉल्यूशन लिखते हैं हम, वो आपको लिखना आता है ऑलरेडी, तो वो नल स्पेस है। मीन्स कि उसमें दो फ्री वेरिएबल्स होंगे, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज बेसिकली नलिटी। दो फ्री वेरिएबल, आपको ये बात नजर आ रही है? ठीक है। ये किसी को कोई क्वेश्चन है? सलमान, जी। वो जो हमने A इक्वल्स 0 जो होमोजीनियस सिस्टम बनाया था, अगर हम उसका सोल्यूशन निकाल दें तो वो हमारे पास कर्नल होगा। जी, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे और नल स्पेस भी ओके। बोलेंगे उसको। दो उसके नाम है। नल स्पेस हम बोलते हैं मैट्रिक्स के जार्गन के अंदर, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स की नल स्पेस है। और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना उस मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट, वो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली आपके पास कर्नल बोला जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जार्गन में आप उसको कर्नल बोलते हो, मैट्रिक्स के जार्गन में आप उसको जो है वो नल स्पेस। स्पेस बोलते हो। ओके, ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? आप लोग मैसेजेस करके बड़े क्वेश्चन पूछ रहे थे, यहाँ पे तो कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। तो फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो खत्म करें, कि मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। इसी में से कुछ चीज़ें आपको पूछनी है तो पूछ लें। सलमान, पेपर आपने पेपर देखा है? पेपर मैंने बनाया है। आपने बनाया पेपर? जी। तो जो सर ने हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आपने हमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, अगर सिर्फ हम वो कर लें तो हो जाएगा पेपर? आप अगर सिर्फ सर ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं और जो मैंने करवाए हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह के अंदर, और प्रैक्टिस जो है वो जिन चीज़ों पे जोर दिया गया है वो आप कर लेंगे तो मोर देन इनफ होगा। क्विजेज एक मरतबा देख लें, क्विजेज आप लोगों के पास ऑलरेडी है ना, मैंने सेंड किए ओके। हैं सारे क्विजेज।
तो वो हो जाएगा, उससे इतना कोई पेपर उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो वैसा पेपर नहीं होगा जैसा आप लोगों ने पास पेपर उठाया है ना, तो उसके धोखे में मत आइएगा। उस जैसा बिल्कुल सेम नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होंगी उसके अंदर, लेकिन होंगी आपके सिलेबस में से। सर आप लेकिन कुछ पैटर्न आइडिया, तो वही होगा ना। जी, मुझे किसी सर की मैं बात। ये कह रही थी कि आप कोई वो बता सकते हैं कि हमें कौन से प्रूफ्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? यार बेसिक प्रूफ्स तो आपको एटलीस्ट आते हो ना करना, कि लेट्स सपोज कि किसी चीज़ को सब स्पेस शो करना आपको एटलीस्ट पता हो। हम्म। और दूसरा आपको जो है वो ये पता हो कि भाई ये जो है वो अ, कुछ बेसिक प्रूफ जो आप लोगों से में पूछे गए हैं क्विज़ेस के अंदर, के उनमें किस तरह से करेंगे वो प्रूफ, लेकिन सही प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ्स लिखने हैं। क्योंकि आप लोगों सही। को ऑलरेडी जो है वो बता दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं बताया है, लेकिन आपको एज अ नोट्स दे के आप लोगों को बता दिया है कि आपके पेपर में आने क्या वाला है। तो अगर आपको वो भी चीज़ें नहीं आती होंगी जो कि आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करने के लिए दे चुके हैं, तो फिर जो है वो काफ़ी मसला होगा, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे इस तरह से। हम्म। तो आपको प्रॉपर सही तरीके से चीज़ें जो है लिखनी है, डेफिनेशंस प्रॉपर स्टेट करनी है। पहली बात, डेफिनेशन में गड़बड़ करेंगे तो उसमें बहुत मार्क्स कटते हैं। डेफिनेशन सही नहीं, खराब नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि अगर आपसे लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की डेफिनेशन अगर पूछी गई है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसकी प्रॉपर मैथमेटिकल जो है वो लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है ना। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि भाई हमें बेसिस की डेफिनेशन बताएं, तो आप उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखोगे। ये नहीं लिखोगे कि भाई वी है हमारे पास वेक्टर स्पेस एन डायमेंशनल, और इसके जो है वो 4 वेक्टर्स मैंने ले लिए, और इस तरह से जो अंग्रेजी में लिखते हैं वो कहानी नहीं करनी। जो सर ने लिखवाई है मैथमेटिकल डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट वाली जिस तरह से होती है उस तरह से स्टेट करनी है। क्वांटिफायर डेफिनेशन वाली, अगर क्वांटिफायर वाली डेफिनेशन है तो वो क्वांटिफायर जो है वो फॉर्म में स्टेट करनी है। लेट सपोज आपसे सब स्पेस डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, व्हाट इज अ सब स्पेस, तो जरा मुझे बताया मैं क्या लिखूं सब स्पेस की डेफिनेशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कंटेन जीरो, और प्रूफ करना है इन तीनों चीजों को। नहीं, सब स्पेस की डेफिनेशन पूछी है ना मैंने, तो मैं ये लिख दूंगा क्लोज अंडर एडिशन ऐसे। पहले पहले तो हम इसमें डिफाइन करेंगे ना कि हमारा वेक्टर स्पेस क्या है, फिर हम इसमें ये डिफाइन करेंगे कि लेट W बी द सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर देन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग ये चीज़ अगर मैं कंडीशन। इस तरह से लिखूंगा ना, तो ये मुझे कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें जीरो मिलेगा। मुझे पहले तरीका फॉलो करना है। अभी ये जो तरीका बता रही थी बिल्कुल ठीक बोला है इन्होंने, कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ये आपने लिख दिया, एंड लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। क्योंकि सबस्पेस हमारे पास होती क्या चीज़ है, पहले तो हमें उसको लेकर आना है, फिर उसके बाद उस पर कुछ कंडीशंस लगानी है और बताना है कि भाई ये सबस्पेस है, और ऐसा आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि इफ, अब नॉन एम्प्टी सबसेट आपने ले लिया, इफ फॉर ऑल v1 v2 belongs to S, v1 plus v2 belongs to S, and for all